वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। आज की हमारी फिल्म है लोन सर्वाइवर, जिसका हम आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन देंगे। लोन सर्वाइवर फिल्म की IMDb रेटिंग 7.3 है, जबकि इसे डायरेक्ट किया था पीटर बर्ग ने। लोन सर्वाइवर एक असल घटना पर आधारित फिल्म है। ये कहानी साल 2005 की है, जिसमें एक अमेरिकन मरीज के ग्रुप को एक ऑपरेशन पर भेजा जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से और कुछ फ्लैशबैक वीडियोस से, जिसमें अमेरिकन सेना के कुछ पुराने वीडियोस दिखाए जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग के समय के, उनके युद्ध के समय के, उनके किसी अपने को खोने के समय के। दिखाया जाता है कि कैसे अमेरिकन्स अपनी सेना के हर एक जवान को तैयार करते हैं, हर उस स्थिति के लिए जिसमें कोई भी इंसान कभी नहीं रहना चाहेगा। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में दिखाई जाती है साल 2005 की एक आम सुबह, जिसमें दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उसमें से कुछ आदमी हड़बड़ाहट में उतरते हैं, एक स्ट्रेचर लेके, जिस पे एक आदमी लेटा हुआ है और वो बहुत घायल भी है। दरअसल वो मार्कस ल्यूट्रेल है, फिल्म के नायक। जी हाँ, लोन सर्वाइवर, जो कि उस घटना को याद कर रहे हैं कि वो कैसे वहां से बच सके। अब कहानी उनके फ्लैशबैक में शुरू होती है। लेफ्टिनेंट माइकल मर्फी सुबह सुबह मार्कस ल्यूट्रेल के कमरे में आते हैं। वो उन्हें लैपटॉप पर कुछ दिखाते भी हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट मर्फी की शादी होने वाली होती है और उनकी होने वाली वाइफ उनसे एक गिफ्ट की डिमांड करती है, जो कि उन्हें देना है जब वो इस बेस कैंप से छुट्टी पर जाएंगे अपने घर। हर रोज की तरह ही लेफ्टिनेंट माइकल मर्फी अपने साथी डैनी के साथ रनिंग पर जाते हैं और हर रोज की तरह ही डैनी उनसे रेस हार भी जाता है। वो लोग वापस अपने बेस पर आ जाते हैं। ये बेस अफगानिस्तान के जहानाबाद इलाके में है। फिल्म में दिखाई गई कहानी 4 दोस्तों की है, जिनके नाम हैं माइकल मर्फी, मार्कस ल्यूट्रेल, डैनी और मैट एक्सेल्सन, जो कि हर रोज सुबह की तरह ही नाश्ता करते हुए हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी उनका एक सीनियर आता है, जो कि उन्हें एक इंफॉर्मेशन देता है कि ऑपरेशन रेड विंग आज रात से शुरू होगा। ऑपरेशन रेड विंग को मरीन्स इसलिए अंजाम देते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि तालिबान का एक सीनियर लीडर अहमद शाह वहां के एक छोटे से गांव में छुपा हुआ है। वो गांव हिंदू कुश पर्वतों के बीच में कहीं पर है। लेफ्टिनेंट मर्फी, जो उस ऑपरेशन के लीडर हैं, सबको ब्रीफ करते हुए बताते हैं कि अहमद शाह ने अभी हाल ही में 20 मरीन्स को मौत के घाट उतार दिया था। इधर अमेरिकन बेस में ये चारों प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो अहमद शाह को वहां पर जाकर मारेंगे या फिर पकड़ेंगे। उधर दूसरे विजुअल में हमें दिखाया जाता है तारक को, जो कि अहमद शाह का राइट हैंड है। वो उसी गांव के किसी आदमी को मारने की कोशिश कर रहा है। सारे गांव वाले ये देख रहे हैं। मार्कस ल्यूट्रेल, माइकल मर्फी, डैनी और मैट को टीम रवाना करने के लिए तैयार करती हैं। इन चारों का काम इतना होता है कि इन्हें सिर्फ अहमद शाह की पोजीशन पर नजर रखनी होती है और दूसरी टीम को इन्फॉर्म करना होता है, जिसके बाद ये लोग फाइनल अटैक करने वाले होते हैं उस गांव पर। शाम होते ही सबको अपनी अपनी पोजीशंस के लिए निकलना होता है। एक हेलीकॉप्टर मार्कस, माइक, मैट और डैनी को उनकी पोजीशन के करीब उतार देता है। अब ये चारों चल के उस पॉइंट तक जा रहे होते हैं जहां इन्हें अहमद शाह पर नजर रखनी है और दूसरी टीम्स को बताना है। ऑपरेशन इन चारों के लिए बहुत ही सिंपल था। कुछ ही घंटों में इन्हें ये सब खत्म करके वापस बेस पर लौटना था। डैनी अपने रेडियो सिग्नल्स को चेक करता है और बेस में संदेश भेजता है। अभी सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा होता है। अब चारों अपनी उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें अहमद शाह पर नजर रखनी होती है। मर्फी अपनी दूरबीन से गांव की तरफ देखता है, जहां वो अहमद शाह को अपने आदमियों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए देखता है।
डैनी के संदेश के बाद दूसरी टीम भी रवाना हो जाती है अपनी पोजीशन के लिए। इधर मर्फी मार्कस को बताता है कि हमें इन्फॉर्मेशन गलत मिली है क्योंकि यहाँ 200 से ज़्यादा आदमी हैं, जबकि अमेरिकन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अहमद शाह के साथ 20-25 आदमी होने चाहिए थे। मर्फी मार्कस को बोलता है कि इस पोजीशन से उसे अहमद शाह पर निगरानी रखने में समस्या हो रही है। वो लोग थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं नज़र रखने के लिए। चारों जंगलों में छुपकर नज़र रख रहे होते हैं कि अचानक वो देखते हैं कि कुछ गांव वाले, जिनमें एक बूढ़ा और 2 बच्चे हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं। वो वहाँ अपनी बकरियों को चरा रहे होते हैं और वो इन चारों को वहाँ देख लेते हैं। गांव वाले भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चारों उन्हें पकड़ के बांध देते हैं। अब चारों सोच में पड़ जाते हैं कि उनकी पोजीशन शायद कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए। मर्फी डैनी को बेस में कांटेक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता है। अब चारों इसी दुविधा में हैं कि इनका क्या करें। डैनी और मैट लगातार बोलते रहते हैं कि हमें इनको मार देना चाहिए, नहीं तो ये नीचे जाके गांव में उन लोगों को बता देंगे और वो चौकन्ने हो जाएंगे। लेकिन मार्कस अड़ा हुआ होता है कि हम किसी भी बेगुनाह को नहीं मारेंगे, उसकी जान नहीं लेंगे। वहाँ बहस का माहौल बन जाता है। तभी मर्फी, जो कि इस टीम को लीड भी कर रहा होता है, मार्कस के समर्थन में बोल पड़ता है कि वो इन तीनों को नहीं मारेंगे और जल्द से जल्द कनेक्शन मिलते ही वहाँ से निकल जाएंगे। ये चारों उन तीनों को छोड़ देते हैं और वो तीनों गांव वाले वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। अब ये चारों बहुत चौकन्ने हो गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि वो तीनों ज़रूर नीचे जाकर उन्हें बताएंगे कि ऊपर पहाड़ी पर उन्होंने अमेरिकन फोर्स के 4 जवान को देखा है। देखते ही देखते ये चारों महसूस करते हैं कि अचानक से जंगल में हरकत होने लगी है। ये तुरंत समझ जाते हैं कि तालिबानी इन्हें ढूंढने के लिए आ गए हैं। अब ये चारों मर्फी के कहने पर पोजीशन लेते हैं और अचानक से दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। डैनी अभी भी सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इन्हें अपनी दूसरी टीम को बताना है कि इन्हें तालिबानियों ने घेर लिया है। फायरिंग जोरों शोरों से चालू हो जाती है। तभी अचानक एक गोली डैनी के पैर में आके लगती है। अब मर्फी टीम को ऑर्डर देता है कि अगर वो यहीं रुके रहे तो जल्द ही मारे जाएंगे। वो लोग घायल डैनी को उठा के नीचे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। मार्कस डैनी को उठा के भागता है। भागने और अपनी जान बचाने की इस जद्दोजहद में चारों काफी घायल हो जाते हैं। मर्फी कोशिश करता रहता है कि किसी तरह वो बेस को ये सूचित कर दे कि ये चारों बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब मार्कस, मर्फी, डैनी और एक्सेल्सन खुद को बुरी तरह फंसा हुआ पाते हैं और इनको सिर्फ एक राह दिखाई देती है कि ये इस पहाड़ी से नीचे कूद जाए, और ये लोग नीचे कूद भी जाते हैं। डैनी ज्यादा घायल होने के कारण ऊपर ही रह जाता है, जहां उसे तालिबानी पकड़ लेते हैं। तारक आके डैनी के कपड़ों की तलाशी लेना शुरू करता है और उसे गोली मार देता है। उधर नीचे खड़े हुए उन तीनों को एहसास होता है कि शायद डैनी ऊपर ही रह गया है। ये तीनों उसे वापस लाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वहां ऊपर तालिबानियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और ऊपर से बहुत भारी गोलाबारी भी हो रही थी, जिसकी वजह से ये तीनों ऊपर नहीं जा पाते हैं। मर्फी अभी भी बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा है और उसको एक आइडिया आता है जो कि वो मार्कस को बताता है। दरअसल वो पहाड़ी के दूसरे किनारे पर जाकर सिग्नल खोजने की बात करता है, पर वहां जाना खुदकुशी करने जैसा था। मार्कस होने वाले परिणाम को बताता है, पर मर्फी को किसी तरह से संपर्क साधना ही है और खबर देनी है कि यहाँ कम से कम 200 से 300 तालिबानी हैं। मार्कस और मैट मर्फी की मदद करते हैं उस पहाड़ी तक पहुंचने में। मर्फी वहां तक पहुंच भी जाता है और कनेक्शन भी मिल जाता है, पर वो संदेश देता देता ही शहीद हो जाता है। अब बस मार्कस और मैट बचे हैं, जो कि बहुत घायल हैं। मैट बहुत ज्यादा घायल है। वो अपनी बंदूक को छोड़कर एक पेड़ का सहारा लेके बैठ जाता है और तभी एक गोली उसके सर में लगती है और वो भी शहीद हो जाता है। मार्कस अपने तीनों साथियों को खो चुका है।
अब उसे कैसे भी करके वहां से निकलना है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। उसके पैर और कमर में गोली लगी है। वो धीरे धीरे चलता है और एक तालाब के पास तक आ जाता है, जहां वो पानी पीने की कोशिश करता है। पर तभी मार्कस देखता है कि कुछ गांव वाले उसके सामने खड़े हैं। वो खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता है, पर गांव वाले उसे ये भरोसा दिलाते हैं कि वो तालिबानी नहीं है। वो घायल मार्कस को गांव वापस ले जाते हैं। मार्कस उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर उनको उसकी भाषा समझ नहीं आती है। जो गांव वाला उन्हें अपने घर लाता है, दरअसल उसका नाम गुलाब है। गुलाब मार्कस को घर ले आता है। गुलाब और गुलाब का बेटा मार्कस के जख्मों को साफ करते हैं और गोली निकालने में उसकी मदद करते हैं। गुलाब एक गांव वाले को बुलाकर बोलता है कि तुम इनके बेस पर जाओ और उन्हें इनकी यहाँ होने की खबर दो। वो गांव वाला वहां से चला जाता है। अचानक वहां तारक आ जाता है और वो मार्कस को मारने की कोशिश करता है, पर गुलाब उसे वहां से भगा देता है दूसरे गांव वालों के साथ मिलके। लेकिन तारक वहां फिर दोबारा आता है और इस बार वो अपने साथ काफी तालिबानियों को भी लाया है और वो साथ में गांव पर हमला कर देते हैं। उधर उन्हें बेस में पता चल जाता है कि लेफ्टिनेंट मार्कस अभी जिंदा है और उस गांव में है। वो लोग उन्हें वहां से छुड़ा कर लाने की तैयारी में लग जाते हैं। उधर गांव में तारक और गांव वालों के बीच गोलीबारी चालू हो जाती है। सभी गांव वाले मार्कस को बचाने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ तक कि गुलाब का छोटा बेटा भी उनका साथ देता है। लगने लगता है कि जैसे कि तालिबानी गांव वालों पर हावी हो रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर अमेरिकन मरीन्स आ जाते हैं और मार्कस को बचा लेते हैं। मार्कस बहुत ज्यादा घायल है और अगर अभी इलाज नहीं मिलता तो वो मर सकता है। मार्कस गुलाब और उसके छोटे बेटे को धन्यवाद करता है उसकी जान बचाने के लिए और अमेरिकन मरीन्स उसे वहां से बेस की तरफ ले जाते हैं। अब कहानी फिर से वहां आती है जहां मार्कस स्ट्रेचर पर लेटा है और शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अचानक से उसकी सांस कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन डॉक्टर्स मिलकर उसे बचा लेते हैं। मार्कस एक अकेला लोन सर्वाइवर होता है उस रेड विंग ऑपरेशन का। फिल्म के आखिर में उन सभी शहीदों की असली तस्वीरों को साझा किया जाता है और साथ में उन सभी को दिखाया जाता है जिन्होंने ना जाने कितने अलग मिशन में अपनी जान गंवाई। उम्मीद करते हैं लोन सर्वाइवर की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।